हॉस्पिटल के रजिस्ट्रेशन का एक्शन हो या फिर अचानक जाके हॉस्पिटल की विजिट करना हो, वो भी सलाहकार समिति आज अपनी भूमिका के तहत कर पा रही है। दूसरी तरफ लिंग जांच में लिप्त किसी भी अल्ट्रासाउंड क्लिनिक की भूमिका का पता कुछ खास माध्यमों से लगाया जा सकता है, जैसे लिंग जांच पर किसी भी रूप में किसी भी प्रकार के प्रचार प्रसार को देखकर, डेकॉय विटनेस को अल्ट्रासाउंड सेंटर पर भेजकर, या सबसे सफल व वैज्ञानिक तरीका मेडिकल ऑडिट द्वारा क्लिनिक के रिकॉर्ड की जांच करके। मेडिकल ऑडिट क्या होती है और क्लिनिक के रिकॉर्ड की मेडिकल ऑडिट किस प्रकार की जाती है, इस बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करेंगे। मेडिकल ऑडिट चुने हुए कुछ क्लिनिकल रिकॉर्ड की विस्तृत जांच और निरीक्षण को कहते हैं। इससे पता लगाया जा सकता है कि क्लिनिक निर्धारित मापदंड के मुताबिक कार्य कर रहा है या नहीं। अब आगे हम जानेंगे कि पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत क्लिनिक के लिए कौन कौन से दस्तावेजों का मेडिकल ऑडिट किया जाता है। प्रत्येक जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर और जेनेटिक लेबोरेटरी को अपने यहां आने वाले प्रत्येक मरीज के लिए फॉर्म डी और फॉर्म ई को पूरी तरह भरकर प्रत्येक माह समुचित प्राधिकारी को भेजना पड़ता है। अल्ट्रासाउंड क्लिनिक के लिए फॉर्म एफ का मेडिकल ऑडिट किया जाता है। अल्ट्रासाउंड सेंटर्स के लिए अनिवार्य है कि वे अल्ट्रासाउंड टेस्ट के लिए आने वाली प्रत्येक गर्भवती महिला के लिए 19 कॉलम का फॉर्म एफ भरें। इस विषय पर बरसों से काम कर रहे स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुनीत बेदी से जानते हैं कि फॉर्म एफ में क्या-क्या महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं। For every pregnant woman, a doctor does an ultrasound on. He needs to fill what is called a form F. Now, form Fs, there are 19 columns to it with very important information like name, age, referring doctor, husband's name, address, phone number, etc. of the patient, number of children that the lady already has, and number of children that, and the sex of each child born before this one that she is pregnant with. ये जानना जरूरी है कि क्लिनिक के रिकॉर्ड की जांच की जिम्मेदारी किसकी है और मेडिकल ऑडिट कौन कर सकता है। कानून ने समुचित प्राधिकारी को क्लिनिक के सभी दस्तावेजों की जांच की जिम्मेदारी सौंपी है, परंतु कोई भी इच्छुक और जानकार व्यक्ति या सामाजिक संस्था का प्रतिनिधि क्लिनिक के फॉर्म की मेडिकल ऑडिट कर सकता है। क्लिनिक के रिकॉर्ड को एकत्र करने से पहले संदिग्ध क्लिनिक का चुनाव करना जरूरी है। आइए जानते हैं कि ऑडिट करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले स्थिति का जायजा लें और देखें कि क्या बच्चों का लिंग अनुपात घट रहा है। जांच करें कि वे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां लड़के लड़कियों की असमान संख्या उत्पन्न हो रही है। उन क्षेत्रों में क्लिनिक, नर्सिंग होम और अल्ट्रासाउंड क्लिनिक को चिन्हित करें। उसके बाद समुचित प्राधिकारी से फॉर्म एफ की कॉपी प्राप्त करें। प्रत्येक कॉलम की सावधानी पूर्वक जांच करें। देखें कि कौन कौन से कॉलम के जवाब अधूरे हैं और कौन से कॉलम पूरी तरह से खाली छोड़ दिए गए हैं। मरीज का नाम, उसकी उम्र, पता, उसके बच्चों की संख्या और लिंग, रेफर करने वाले डॉक्टर का नाम, गर्भावस्था की अवधि तथा अल्ट्रासाउंड टेस्ट का परिणाम आदि कॉलम बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर पुनीत बेदी से जानते हैं कि इन महत्वपूर्ण कॉलम्स का खाली छोड़ा जाना या अधूरा भरा जाना क्या साबित करता है तथा अधूरा भरा गया फॉर्म क्या डॉक्टरों के खिलाफ जा सकता है। If we sit with all these forms, we find that the name, address, age of the fetus, age of the pregnancy, age and gender of the previous children born, the referring doctor and the doctor who perform ultrasound. These clauses like this actually track back the patients, and when the doctor knows that what he is doing is wrong, this is one or all of these 5 columns are left blank
or manipulated. And out of a whole record of years of a particular clinic, if we can find one error and prove that this was a mistake, this was misleading, that this was a mistake, this was misleading and deliberately done, we can close down the clinic. At any level that these forms are incomplete, the doctor will have to prove that he has not done sex determination and can easily be caught. हम एक सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर वीरेंद्र विद्रोही से जानते हैं कि मेडिकल ऑडिट करके क्या परिणाम निकला। 600 फॉर्म में से एक भी फॉर्म ऐसा नहीं मिला जो एज पर लॉ भरा गया हो, जो उसके जो प्रोविजंस है मेडिकल फॉर्म मतलब कानून के जो प्रोविजंस है उस प्रोविजंस तक भरा गया हो। पहली चीज, जितने सेंटर हैं सबने अपना अलग अलग फॉर्म बना रखा है। सरकार ने 19 कॉलम का फॉर्म प्रेस्क्राइब कर रखा है। मेरे जिले में 8 कॉलम से लेकर 19 कॉलम तक के फॉर्म्स हैं, हर सेंटर का अलग फॉर्म। सब ये हमने पूछा भाई ये वाला कॉलम आपने क्यों नहीं जारी किया? नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं थी, हम लोग के लिए ज़रूरत नहीं है। भाई ये कॉलम आपने क्यों नहीं रखा? इसकी ज़रूरत नहीं थी। उन तमाम फॉर्म में औरत की जात नहीं है, उनके एड्रेस वेरिफिकेशंस नहीं है कि किस जगह की वो औरत है। बहुत सारे फॉर्म में चाइल्ड हिस्ट्री नहीं है। उस महिला के पास जो जांच करवाने आई है, उस जांच करवाने वाली महिला के पहले से कितने बच्चे हैं, ये फॉर्म के अंदर कॉलम है। ये कॉलम हमारे किसी सेंटर में नहीं भरा जाता। एक दूसरे सामाजिक कार्यकर्ता राजन चौधरी से पता करते हैं कि उन्होंने मेडिकल ऑडिट के परिणाम का किस प्रकार से उपयोग किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के यहाँ से जितने फॉर्म एफ आए, आफ्टर 3 मंथ फॉर्म एफ आने शुरू हो गए थे। फॉर्म एफ आए, हमने उनको कलेक्ट किया और उनका मेडिकल ऑडिट करवाया। मेडिकल ऑडिट करवाने के बाद जो फाइंडिंग्स निकली, उन फाइंडिंग्स को हमने डॉक्टरों के साथ मिलकर, जो सोनोग्राफी सेंटर्स के संचालक थे उनके साथ हमने शेयर किया। एक एक सोनोग्राफी सेंटर्स को दिखाया कि आपके यहाँ क्या क्या कमियाँ हैं। फार्म एफ अधूरे थे। जिन गर्भवती महिलाओं ने सोनोग्राफी करवाई उनका कोई एड्रेस नहीं था। जितने फार्म में जानकारी मांगी गई थी वो पूरी अधूरी थी। किसी भी डॉक्टर की, जो सोनोग्राफी सेंटर का संचालक था, जवाब नहीं बन रहा था। उन्होंने बाकायदा शहर स्वीकार किया कि हमारी मेडिकल ऑडिट में बेहद कमियां हैं, हम इसमें सुधार करेंगे। हम भी यही जताना चाह रहे थे कि वो यदि कानून की पालना करते हैं, 100% फॉर्म एफ सही भरेंगे तो लिंग जांच नहीं कर सकते। अधिकतर मामलों में देखा गया है कि अल्ट्रासाउंड के लिए आने वाली गर्भवती महिला का फॉर्म एफ भरा ही नहीं जाता या महिला व जांच से संबंधित गलत जानकारी दी जाती है। आइए देखें इस बारे में डॉक्टर पुनीत बेदी का क्या कहना है। Now, very commonly people ask these questions that the doctors will manipulate the records and hence will obviously not get. It is obvious that they will not, once they have done an ultrasound, found that it is a girl and they know that this girl will be aborted because they were the couple already had 2 or 3 girls. What they will do is either they'll not fill the form at all, or they'll fill the form which is incomplete, or they'll fill the form with incorrect information. For example, a couple who has 2 daughters will be filled as they have 2 sons, knowing that somebody is only specifically looking for forms or women who are pregnant after 1 or 2 daughters and not sons. So when they manipulate records, this is where they get caught. आइए जानते हैं कि मेडिकल ऑडिट से प्राप्त सबूतों का उपयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। मेडिकल ऑडिट से किसी भी क्लिनिक के कार्य की पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। एकत्र की गई जानकारी का इस्तेमाल गलत कार्य में लिप्त क्लिनिक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने में किया जा सकता है। ऑडिट के परिणाम को अदालत में सबूत के तौर पर स्वीकारा जाता है तथा इसका खंडन करना अत्यंत कठिन है। कानून के प्रावधानों का पालन सही ढंग से करने के बावजूद हो सकता है कि किसी क्लिनिक द्वारा चोरी छिपे लिंग जांच की जा रही हो। इस तरह की प्रैक्टिस को डिकॉय भेजकर उजागर किया जा सकता है। आइए डिकॉय ऑपरेशन की पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। किसी क्लिनिक में लिंग जांच की जाती है या नहीं, यह पता करने के लिए एक गर्भवती महिला को डिकॉय विटनेस बनाकर भेजा जाता है। यह डिकॉय ऑपरेशन पीसीपीएनडीटी एक्ट को जमीनी स्तर पर लागू कराने के उद्देश्य से किया जाता है।
डिकॉय विटनेस को भेजने का मुख्य उद्देश्य आरोपी क्लिनिक के विरुद्ध मौखिक और दूसरे प्रकार के सबूत एकत्र करना है। आइए एक एनजीओ से उनके अनुभव के बारे में जानते हैं। उस डेकोई को जब भेजा तो देखा कि कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं था जिले में जिसने लिंग जांच से मना किया हो। हर एक डॉक्टर तैयार था और मनमानी फीस वसूल कर जो मन में आ रहा था, जैसे सामने वाले की मजबूरी देखता था वैसा ही वो दाम उस महिला से मांग रहा था और जिले में बहुत धड़ल्ले से इस कानून की धज्जियां उड़ रही थी, इस कानून का दुरुपयोग हो रहा था। हमारे यहाँ जो महिला कार्यकर्ता हैं उनके माध्यम से जो गर्भवती महिला 3 महीने से ज़्यादा की थी उनको यहाँ हर 2 महीने से 1 महीने से हम प्रयोग के रूप में एज ए डिकोय भेजते हैं और उससे हम ये पता करवाते हैं कि कौन सा सोनोग्राफी सेंटर यहाँ ये काम लिंग जांच कर रहा है और लिंग जांच करके कन्या भ्रूण हत्या कर रहा है। उसका नतीजा ये हुआ कि हम जब भी उनको ओरिएंट किया तो हमने बाकायदा उन सेंटर्स को बताया कि आपके यहाँ अमूक डे एक लेडी गई थी, आपने 2500 रुपये मांगे, आपने 3500 रुपये मांगे, 3:30 बजे गई थी, 4 बजे गई थी, 2 बजे गई थी और इस व्यक्ति ने मांगे। ये हमने उनको प्रूव करके बताया। हमारा उद्देश्य ये था कि वो लोग कानून की पालना करें और यदि कानून की पालना करेंगे तो लिंग जांच नहीं कर पाएंगे। डिकॉय विटनेस कौन भेज सकता है? गवाह कौन बन सकता है? वह अपने साथ कौन कौन सा यंत्र ले जा सकता है? आइए हम इन प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। कानून के तहत डिकॉय विटनेस को भेजने की जिम्मेदारी समुचित प्राधिकारी को दी गई है, परंतु समुचित प्राधिकारी किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर से डिकॉय विटनेस भेजने के लिए नियुक्त कर सकता है। यह ऑपरेशन एक टीम द्वारा चलाया जाता है जिसमें एक गर्भवती महिला और 2 गवाह होते हैं। यहां पर यह देखना आवश्यक होता है कि आपस में वे सगे संबंधी ना हों। डिकॉय विटनेस अपने साथ गुप्त टेप रिकॉर्डर और कैमरा ले जा सकते हैं ताकि उनके बीच हो रही बातचीत को रिकॉर्ड किया जा सके। अब हम डिकॉय ऑपरेशन करने से पहले की तैयारी पर एक नजर डालते हैं। आम जनता, गर्भवती महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों और दूसरे स्रोतों से लिंग जांच में लिप्त चिकित्सक और क्लिनिक के बारे में पता करें। एक गर्भवती महिला और 2 गवाहों की टीम तैयार करें। ऑपरेशन करने के लिए इनकी मर्जी जानना अत्यंत जरूरी है। डिकॉय विटनेस का चयन करते समय यह देखना महत्वपूर्ण है कि गर्भवती महिला व दोनों गवाह पीसीपीएनडीटी कानून को समझते हैं। यह भी देखना अत्यंत आवश्यक है कि ये तीनों बाहरी दबाव या पैसों की लालच के सामने न झुकें। डिकॉय विटनेस के बयान को एफिडेविट पर लेना चाहिए। इसमें लिखा होना चाहिए कि वे लिंग जांच मानवीय आधार पर जनता के हित में तथा समुचित प्राधिकारी को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से करा रहे हैं। साथ में यह भी लिखा जाना चाहिए कि गर्भवती महिला भ्रूण के लिंग का पता चलने पर भी गर्भपात नहीं कराएगी। समुचित प्राधिकारी से एक सत्यापित पत्र ले लेना चाहिए। साथ ही उसे डिकॉय विटनेस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले करेंसी नोट के नंबर की सूचना लिखित में दी जानी चाहिए। इसकी एक कॉपी अपने पास संभाल कर अवश्य रखें। डिकॉय विटनेस कब और कहां जाने वाला है, इसकी सूचना किसी को भी ना दें। सूचना लीक होने से इन सब तैयारियों के बाद डिकॉय विटनेस डॉक्टर से मिलकर अपनी बात रखेंगे। जब डॉक्टर रुपए लेकर लिंग बताने को तैयार हो जाता है या अल्ट्रासाउंड कर भ्रूण का लिंग बता देता है, तब जांच टीम समुचित प्राधिकारी सहित क्लिनिक पर छापा मारेगी तथा सारे सबूतों को एकत्र करेगी। समुचित प्राधिकारी आरोपी डॉक्टर के खिलाफ एक चार्जशीट तैयार कर मशीन को सील करेगा। सील बंद वस्तुओं पर समुचित प्राधिकारी, गवाह
तथा आरोपी डॉक्टर के हस्ताक्षर होने चाहिए। इसके बाद समुचित प्राधिकारी गवाहों तथा आरोपी डॉक्टर का बयान लेगा। मशीन व दस्तावेजों के सील होने के बाद सर्च एंड सीजर यानी तलाशी व जब्ती पर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसे पंचनामा कहा जाता है। पंचनामे पर गवाहों के हस्ताक्षर और समुचित प्राधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर होने अनिवार्य हैं। जांच के दौरान न तो पुलिस को बुलाएं और न ही आरोपी डॉक्टर को पुलिस के हवाले करें, क्योंकि पीसीपीएनडीटी एक्ट में कहीं भी पुलिस की भूमिका नहीं है। परंतु समुचित प्राधिकारी अगर चाहे तो जांच के दौरान अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस को बुला सकता है। अब जानते हैं कि कोर्ट में केस दर्ज करने के उद्देश्य से किन किन सबूतों को एकत्र करना चाहिए। डिकॉय ऑपरेशन के बाद समुचित प्राधिकारी सभी सबूतों और दस्तावेजों को जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के समक्ष जमा करेगा। ये सबूत होंगे शिकायत पत्र की एक कॉपी, एक बयान जिसमें सर्च एंड सीजर के गवाह तथा डिकॉय विटनेस की सूची होगी, सर्च एंड सीजर यानी पंचनामे की रिपोर्ट, एकत्र किए गए सभी दस्तावेजों की एक कॉपी, गवाहों का बयान, क्लिनिक का पूरा पता। केस दर्ज किए जाने के बाद मशीन को दोबारा खोलने की अनुमति सिर्फ अदालत द्वारा ही दी जा सकती है। शिकायतकर्ता को हर सुनवाई पर अदालत में उपस्थित होने की जरूरत नहीं है। यहां से सरकारी वकील केस की अगुवाई करेगा। जब तक इस केस का निकाल ना हो जाए, या तो कन्विक्शन हो जाए या वो खुद को निर्दोष साबित करे, तब तक वो किसी भी हाल में उस मशीन को चला नहीं सकता है। इस मशीन को अगर खोलना है तो कोर्ट की ऑर्डर से ही खुलना पड़ेगा। कानून का अर्थ सजा देना नहीं होता। कानून इसलिए बनाया जाता है ताकि व्यक्ति और समाज ये समझें कि अगर वो किसी भी तरीके का एक्शन लेंगे जो कानून के विरुद्ध है तो वो गलत होगा और उनको सज़ा मिल सकती है। ये बल्कि उनके आचरण के नियमन के लिए है। जैसा एक्ट के अंदर, पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंदर लिखा भी हुआ है कि ये केवल प्रोहिबिशन नहीं करता, ये रेगुलेट करता है प्रैक्टिसेस को। तो अगर मेडिकल कम्युनिटी मानती है, डॉक्टर से मानते हैं कि नहीं ये उनको सज़ा देने के लिए बनाया गया है, तो ये बिल्कुल गलत होगा। इसमें कहीं पर ये नहीं लिखा कि अगर आप किसी भी मरीज़ को दवा देना चाहते हैं या उसके लिए किसी भी मशीन का उपयोग करना चाहते हैं तो वो अपने में अपराध है। अपराध वहीं उत्पन्न होता है जब आप उसका दुरुपयोग करते हैं, जब आप फीटस का सेक्स बताते हैं, तो आप अपने जो दायित्व हैं एज ए डॉक्टर आप उसका उल्लंघन करते हैं। आपको जो ओथ दी गई है उसका उल्लंघन करते हैं, आपकी एथिकल प्रैक्टिसेस जो हैं उसका उल्लंघन करते हैं। तो आप जो रेगुलेशन है, नियमन है, उसके दायरे के बाहर चले जाते हैं। जब उसके दायरे के बाहर जाते हैं तो आप उस दायरे के अंदर आ जाते हैं जहां आपको एक अपराधी के रूप में ही कानून देखेगा। इस मॉड्यूल के माध्यम से हमें कुछ खास मुद्दों के बारे में जानकारियां मिली हैं, जैसे जनसंख्या से अदृश्य होती लड़कियां, पीसीपीएनडीटी एक्ट के क्रियान्वयन की स्थिति, कानून के प्रावधानों का महत्व, क्लिनिक के रिकॉर्ड की मेडिकल ऑडिट तथा डिकॉय ऑपरेशन। लिंग जांच को रोकने के उद्देश्य से यहां मिले सबक को जमीनी स्तर पर एक्शन में बदलने की बहुत आवश्यकता है और हमें विश्वास है कि आप इस शुरुआती प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे और कुछ नए नए अनुभवों से रूबरू होंगे।